हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम शुरू करते हैं 15 जून की परीक्षा न्यूज यानी हमारी वो सीरीज जहां पर कि हम डेली करंट अफेयर 10 से 15 मिनट में हर दिन का करंट अफेयर को हम कवर करते हैं। और हम यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहली न्यूज, पीएम मोदी ने वर्चुअली संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया। यानी कि यूएनसीसीडी जो एक सम्मेलन होता है यूएन का क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को लेके, जो तीन बड़े कन्वेंशन हुए उनमें से एक, यानी अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यूएनसीसीडी क्या है, लेकिन हम पहले बात करते हैं कि इस बैठक में क्या बड़ी बातें कही पीएम मोदी ने। सबसे पहली बात कही कि दिल्ली घोषणा पत्र 2019 यानी दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 में भूमि तक बेहतर पहुंच और प्रबंधन का आह्वान किया गया। यानी ये किस लिए बनाई गई है, ये कन्वेंशन क्यों होती है? क्योंकि भूमि का क्षरण हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्ट का एरिया बढ़ता चला जा रहा है पूरी दुनिया में, वृक्ष कम हो रहे हैं और अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो रही है लैंड मैनेजमेंट। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, भूमि के प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, तो पीएम मोदी ने कहा कि हमने दिल्ली घोषणा पत्र 2019 जारी किया और लैंगिक रूप से संवेदनशील परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर जोर दिया गया। भारत में पिछले 10 वर्षों में करीब 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया है। इससे वन क्षेत्र बढ़कर देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग एक चौथाई हो गया है। यानी लगभग 25% हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हो चुका है। ये जो हर 2 वर्ष में फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट आती है तो हम उसे पढ़ते ही हैं। तो अब लगभग 25% तक हो गया है और पिछले 10 वर्षों में 3 मिलियन हेक्टेयर वन बढ़े हैं। हम भूमि क्षरण तटस्थता की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को हासिल करने की राह पर हैं। यानी कि भूमि क्षरण तटस्थता का मतलब ये है कि जितनी जमीन हमारे यहाँ पर बर्बाद होती है उतनी ही जमीन को हम उपजाऊ भी कर लेते हैं। इसी को कहते हैं हम भूमि क्षरण तटस्थता। इसको हम कह सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, यानी हमारे यहाँ पे कोई भी भूमि उसका क्षरण नहीं हो रहा है, अगर क्षरण होता है तो उतने को ही हम वन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद कहा कि हम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक जंगल या कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता वाला पर्यावरण प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करेगा। आपको पता है कि जो हमारे आईएनडीसी हैं, जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, हमने उसमें आईएनडीसी पे हस्ताक्षर किए थे। तो हमने कहा था कि वहां पे हम 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उसे पर्यावरण में जाने से रोकेंगे, यानी कार्बन सिंक बनाएंगे। और पेड़ सबसे अच्छे कार्बन सिंक होते हैं, तो जितने पेड़ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा क्योंकि वो सोख लेते हैं। अब देखते हैं यूएनसीसीडी है क्या, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो एक रियो कन्वेंशन हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 1972 में। ब्राजील का शहर है रियो, वहां पर रियो कन्वेंशन हुआ था और यहीं पर यूएनसीसीडी पे सिग्नेचर हुए थे। तो इस रियो कन्वेंशन में तीन मुख्य बातें निकल के आई थी। पहला निकल के आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने पे काम करता है। एक निकल के आया था यूएनएफसीसीसी, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और तीसरा आया था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सबका अलग अलग काम है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए काम करता है, ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करता है, और तीसरा है यूएनसीसीडी। इसकी खास बात यह है कि ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बाकी जो दोनों हैं, सीबीडी हुए या यूएनएफसीसीसी, ये बाध्यकारी नहीं है। मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 17 जून को, जो हाल ही में आने वाला है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दूसरी बड़ी खबर, आईएमडी
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए मलेरिया और जलवायु पर विशेषज्ञ समिति लॉन्च की है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि IIT रोपड़ ने देश का पहला पावर फ्री CPAP कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु विकसित किया है। किसी तरह की बिजली की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। और काम क्या करेगा ये? यह डिवाइस बिना बिजली के चलती है और बिजली कट होने के बावजूद मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं होने देती है। जीवन वायु IIT रोपड़ ने बनाया है। इसके अलावा एक और खोज या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हुई है नई चीज की, 3D प्रिंटेड मास्क। कौन लेकर आया है? पुणे की एक फर्म है, उसने एंटीवायरल एजेंटों की परत चढ़ाई है मास्क के ऊपर और नया एक 3D प्रिंटेड मास्क बनाया है। ये N95 से अधिक प्रभावी है और कपड़े से बना 3 प्लाई मास्क उससे भी अधिक प्रभावी है ये। और किसने तैयार किया है? संस्थापक निदेशक थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया। थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया पुणे की एक फर्म है। 3D प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल्स के एकीकरण से, तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्लस फार्मास्यूटिकल यानी जो दवाओं से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का इस्तेमाल करके एक नए प्रकार का मास्क तैयार हुआ है जो संपर्क में आने पर वायरस पर हमला करता है, यानी अगर इस पर वायरस चिपकेगा तो उसको ये मारने का भी काम करेगा। पुणे स्थित स्टार्टअप फर्म थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित ये मास्क एंटी वायरल एजेंटों से लेप किए हुए होते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम क्या बोलते हैं? वायरुसाइट्स का लेप होता है इसके ऊपर। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हमें पर्व पता होना चाहिए। तो उड़ीसा में एक पर्व मनाया जाता है रज पर्व या राजा पर्व। तो राजा पर्व जिसे बोलते हैं हम, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा वासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। आर्थिकी में देखें तो बिहार का एक GI प्रमाणित आम है जर्दालू आम। जर्दालू आम, और इसकी पहली जो खेप है वो अब यूनाइटेड किंगडम निर्यात कर दी गई है। तो ये पहली बार निर्यात किया जा रहा है। जर्दालू आम GI टैग का है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये बिहार का है। इसके अलावा पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन AMC अधिकारियों ट्रस्टी को 2020 में 6 ऋण योजनाओं को बंद करने के मामले में नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया। किसको? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन AMC, इसके अधिकारियों को। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आई, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी कौन कितना परोपकारी देश है, उसमें भारत ने एक साथ 68 पायदान की छलांग लगाई है। आपको पता है क्यों लगाई है ये? क्योंकि वैक्सीन मैत्री योजना जो चली भारत की, उसमें हमने दुनिया भर के तमाम देशों की 90 से ज़्यादा देशों की मदद करी और इसी वजह से इस रैंकिंग में अचानक से उछाल आया है और हम अब 14वीं रैंकिंग पर आ चुके हैं। पहले कितनी रैंक थी हमारी? 82, और अब 82 से घट गई हमारी 68 और हम पहुंच गए 14th रैंक पर। तो आप देख सकते हैं। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF इसको जारी करता है। चैरिटी एड ये फाउंडेशन है, चैरिटी पे काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे बड़ी खबर, इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, जो इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे वहाँ पर, तो उन्होंने अब यहाँ के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इसके अलावा अगर हम दिवस की बात करें तो जो 14 जून है वो विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बड़ी खबर आई कि नाटो का शिखर सम्मेलन ब्रसेल्स में आयोजित किया गया है। ब्रसेल्स यानी बेल्जियम जो देश है यूरोप का, उसकी कैपिटल है। नाटो का जो हेड ऑफिस है वो भी यहीं पर है, तो वहाँ पर इसका शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो अब हम नाटो जान लेते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि नाटो क्या है संस्था। तो नाटो की स्थापना की गई 4 अप्रैल 1949 को। स्टार्टिंग में इसमें 12 मेंबर थे और इसका जो स्थापना हुई वो हुई अमेरिका के वॉशिंगटन में। हालांकि हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है।
और ये अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंटल है और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। वर्तमान में इसके 30 मेंबर हैं। तो क्या बैकग्राउंड है, ये बना क्यों, कब बना, क्या जरूरत पड़ी? जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय लगने लगा, क्योंकि जो यूएसएसआर था या सोवियत संघ था, वहां पर साम्यवादी सरकारें थीं, साम्यवाद फैला हुआ था वहां पर। लेकिन यूरोप के अंदर कैपिटलिज्म था, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। वो नहीं चाहते थे कि यूरोप में कैसे भी साम्यवाद आए। तो इसलिए उनको भय था कि हमें यूएसएसआर को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी तक तो वो आ ही चुका था, तो जर्मनी तो यूरोप ही है। तो इसलिए उन पश्चिमी यूरोपीय देशों ने क्या किया कि अपने देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा। तो उसकी ही मदद से इस संगठन को बनाया गया वॉशिंगटन में। फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने वर्सो पैक्ट किया। इस प्रकार शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। यहीं से फिर जो कोल्ड वॉर है वो शुरू हुआ, क्योंकि सोवियत संघ ने भी अपनी खेमेबंदी शुरू कर दी। अगर पश्चिमी यूरोप ने शुरू करी तो फिर सोवियत संघ ने भी करी, और यहीं से विश्व जो है दो धड़ों में बंटना शुरू हो गया। तो फिलहाल नाटो करता क्या है? नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमता और प्रौद्योगिकियों का विकास करता है। यानी टेररिज्म एक बड़ा मैटर है जिस पे काम करता है, क्योंकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वैसे भी। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने को सदस्यों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है, बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर भी परामर्श देता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी विवाद को हल करने की कोशिश करता है, कि कहीं से भी हमें मिलिट्री की जरूरत ना पड़े। और बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, और मुख्यतः इस तरीके के कार्य जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम है, या ह्यूमन असिस्टेंस से रिलेटेड जो काम है, और निशस्त्रीकरण पे भी इसका काम है कि हम धीरे धीरे दुनिया को निशस्त्रीकरण की ओर लेके जाएंगे, अपने हथियारों को कम करेंगे। ये उद्देश्य है, तो इसी को लेकर ये नाटो काम करता है। तो ये था आज का परीक्षा न्यूज, 15 जून का परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हम डेली इस तरीके के वीडियोस डाल रहे हैं। करंट अफेयर का परीक्षा न्यूज सीरीज हमारा डेली चल ही रहा है। इसके अलावा हम मेंस के और प्रीलिम्स के, यूपी के अलग अलग एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारी क्विज भी डेली चल रही है, और बड़े स्तरीय प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर लो, और सिलेक्शन में जितनी भागीदारी हम कर सकते हैं हम इस चैनल के माध्यम से आपको कर रहे हैं। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।